नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं आस्था। और आज हम चर्चा करेंगे सेलो वर्ल्ड के आईपीओ की और आईपीओ की डिटेल आपको बताते हैं। उसके बाद इस पर हम व्यू भी लेंगे आस्था से। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये खुला रहेगा। इशू साइज है 1900 करोड़ का। कोई फ्रेश इशू नहीं है, सारा का सारा 100% ओएफएस है और कंपनी में कोई पैसा नहीं आने वाला है। राठौड़ परिवार दरअसल अपने स्टेक को ऑफलोड कर रहा है और पूरी के पूरी जो रकम है उनकी जेब में जाएगी, कंपनी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वो प्राइस बैंड 617 से 648 शेयर है। 23 शेयरों का लॉट साइज है। कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए 10 करोड़ शेयर रिजर्व है और अगर आप सेलो वर्ल्ड के कर्मचारी हैं तो 61 रुपए का आपको अपफ्रंट डिस्काउंट भी कंपनी दे रही है। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 567 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और उम्मीद ये करके हम चल रहे हैं कि T+3 के आधार पर 6 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये बेसिक डिटेल। अगर कारोबार की बात कर लें तो कंज्यूमर वेयर बाजार में काफी मजबूत पकड़ है इसकी। प्लास्टिक फर्नीचर, पेन, स्टेशनरी, ग्लास के प्रोडक्ट ये बनाती है, बेचती है और देश में 5 जगहों पर सेलो वर्ल्ड के 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है। अभी ये खबर भी कुछ दिन पहले आई थी कि राजस्थान में कंपनी ग्लास वेयर प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है और खुद की मैन्युफैक्चरिंग का इनके रेवेन्यू में 80% का हिस्सा है और 20% वो थर्ड पार्टी से कंपनी आउटसोर्स करती है। ये रहा मोटा मोटा कंपनी के बारे में जानकारी और इश्यू के बारे में। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 89 स्वदेश पर। सबसे पहले शुरुआत इस चीज से करेंगे। आस्था जी, वही कंपनी है ना जो फर्नीचर, स्टेशनरी, ग्लास वाले प्रोडक्ट बनाती है या फिर कुछ इसके ब्रांड नेम को लेकर कुछ थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल ये वही कंपनी है। इनका 3 सेगमेंट है। सबसे पहले तो कंज्यूमर वेयर सेगमेंट है और ये जो कंज्यूमर वेयर सेगमेंट है, इसमें 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू वहाँ से आता है। फिर इनका एक मोल्डेड फर्नीचर सेगमेंट भी है, जहाँ से 18% आता है और अभी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये है, जो रिमेनिंग पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंज्यूमर वेयर सेगमेंट जो है, जिसमें कि ग्लास और नॉन ग्लास वेयर है, हमने सबने यूज़ भी किया है। सेलो की बॉटल्स होती हैं, तो ड्रिंक वेयर हो गया, सर्व वेयर हो गया और इस तरह से जितने भी आइटम्स हैं सेलो के, वो इस ब्रांड के तहत जाते हैं। कंपनी का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जिसमें कि सभी तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जहाँ पे कि हम कंज्यूमर वेयर से लेके फर्नीचर से लेके राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स तक देख सकते हैं। ठीक है। आशा जी, आपसे ये जानना चाहेंगी क्योंकि ये दो तीन इनकी जो आप बता रहे हैं कि की सेगमेंट्स कह सकते हैं। एक तो पेन और स्टेशनरी वाला है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कोकोया कैम्लिन जो कि एक बड़ी कंपनी है, लिस्टेड है, उससे कॉम्पीट करेगी। कहीं ना कहीं ये बोरोसिल से भी कम्पीट करेगी अगर हम ग्लास वाली अगर सेगमेंट की बात करें। आप किस तरह से कंपनी देखती हैं? आपको कितनी वैल्यू नजर आ रही है इसमें? जी देखिए, बिल्कुल इनकी कॉम्पिटिशन तो काफ़ी अच्छी खासी है, हर सेगमेंट में कॉम्पिटिशन है। लेकिन इनका जो ब्रांड है वो बहुत नामचीन ब्रांड है, सेलो ब्रांड जिसे हम जानते हैं जिसके नाम से। तो ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका काफ़ी बढ़िया है, तो ब्रांड नेम के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना ज़रूरी है। 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और अब तो ये राजस्थान में भी कैपेक्स कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आएगी। कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं सिर्फ़ अगर कंज्यूमर वेयर में बात करूँ तो इनका कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन अच्छा खासा आता है, 95% के आसपास का कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है और बाकी जो सेगमेंट्स है वहाँ पे भी कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन बहुत बढ़िया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्जिन्स भी मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एबिटा मार्जिन्स यहाँ पे दिखाए हैं 20% के अबव, काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूँ और लिस्टेड स्पेस के पेयर्स की बात करूँ तो इनकी फाइनेंशियल पोज़ीशन मुझे काफ़ी मजबूत लगती है, क्योंकि कैगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसे हम बोलते हैं, चाहे से वो रेवेन्यू हो, चाहे से वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, दोनों में 30% की कैगर से ये ग्रो कर रहे हैं 2021 से 23 से 2021 से लेके 2000 वित्तीय वर्ष 2023 तक, जो कि काफ़ी मजबूत है। दूसरी तरफ आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए तो बहुत सॉलिड है।
अपने पीओज से काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे फाइनेंशियल्स इनके जो कॉम्पिटिशन में जो पीओज हैं, उनसे काफ़ी बढ़िया मज़बूत लगते हैं और साथ में अगर मैं वैल्यूएशन की भी बात करूँ, तो वैल्यूएशन भी डिसेंट है, 42 के पी मल्टीपल पे ये ला रहे हैं। तो ऑल इन ऑल कंपनी तो बढ़िया लगती है, एक ही चीज़ है कंप्लीट ओएफएस है। अब कंप्लीट ओएफएस है तो कंपनी में कोई भी कैपिटल ग्रोथ कैपिटल आएगा नहीं, लेकिन कंपनी का ये मानना है कि जो इंटरनल अक्रूवल्स है, वो सफिशिएंट है कंपनी को आगे जाते हुए फंडिंग देने के लिए। तो वो एक पॉइंट ज़रूर लगता है कि कंप्लीट ओएफएस है, लेकिन उसे अगर हटा दें तो मजबूत कंपनी ये लगती है। कंप्लीट ओएफएस से ये चिंता की बात है। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो मौजूदा निवेशक है कंपनी के, वो अपनी स्टेक को डाइल्यूट कर देंगे। निवेशक फिर खुले बाजार से वो शेयर खरीदेंगे और वहां से थोड़ी थोड़ी अपनी हिस्सेदारी वो कम कर लेंगे, ये टेंशन है। लेकिन पैन इंडिया प्रेजेंस है, मजबूत ब्रांड है कंपनी के पास, रिटेलर का डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत अच्छा नेटवर्क है और बहुत सॉलिड नेटवर्क है, और फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। लेकिन आशा जी, चूंकि यही चिंता की बात है, आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ओएफएस भी है और ये थोड़ी चिंता की बात है, क्या जो वर्किंग कैपिटल वाली प्रॉब्लम है वो भी कंपनी को परेशान कर रही है क्या? जी देखिए, ऐसा लगता नहीं है। वर्किंग कैपिटल का इतना कुछ इश्यू मुझे नहीं लगता, अगर होता था तो ज़रूर कंपनी उसके हिसाब से कुछ पार्ट फ्रेश इश्यू के लिए ज़रूर रखती थी, तो वो कोई चिंता की बात नहीं लगती है। इनफैक्ट मुझे तो यही लगता है कि आगे जाते हुए इनके मार्जिन्स भी मेंटेन रहेंगे। दूसरा देखिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है, वो भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक एलिमेंट है। अगर मैं वहाँ की भी बात करूँ तो मुझे लगता है आगे और ये लोग पास ऑन करते हैं। अगर रॉ मटेरियल में बढ़ोतरी हुई, तो ये कंज्यूमर को पास ऑन भी करते हैं, तो वहाँ भी मुझे कुछ बड़ी चिंता नहीं लगती। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए वर्किंग कैपिटल को लेके या किसी और तरह की कॉस्ट को लेके कंपनी के लिए कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इतना बड़ा नाम है इनका और काफ़ी पुराने टाइम से ये कंपनी एस्टेब्लिश है। ऐसा नहीं है कि नई कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अभी मार्केट्स देखिए खराब है और उसमें अगर आ जाता है ओएफएस, तो वो थोड़ा-सा जिसे कहते हैं एक नेगेटिविटी की तरफ संकेत देता है। लेकिन अगर मैं पूरा सम अप करूँ, तो मुझे ये इश्यू बढ़िया लगता है और मैं सब्सक्राइब की रेटिंग देना चाहूँगी इस इश्यू के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब की रेटिंग आस्था जी दे रही हैं, ये भी समझेंगे कि सब्सक्राइब की रेटिंग के साथ साथ आपके लिए लिस्टिंग पर गेन्स कितने बनेंगे। लेकिन एक और चिंता आस्था जी में पड़ रहा था कि इनके जो बड़े ब्रांड्स हैं, सेलो वर्ल्ड तो खैर कंपनी का नाम ही है, लेकिन सेलो, यूनोमैक्स, क्लीनो, प्योरो, ये जो ब्रांड नेम्स हैं, ये इनको ओन नहीं करती है और इसके लिए ये लाइसेंस्ड है सारे के सारे ब्रांड। क्या ये एक चिंता की बात हो सकती है क्या? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे मतलब थोड़ा-सा ये एक नेगेटिविटी की तरफ संकेत देता है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाते हुए कंपनी को इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसका एक प्रमाण मैं देती हूँ, जिस तरह से इन्होंने फाइनेंशियल्स यहाँ पे दिखाए हैं, बहुत मजबूत स्थिति है फाइनेंशियल्स की, ग्रोथ बहुत सॉलिड है, 30% की ग्रोथ किसे बोलते हैं, अगर टॉप लाइन में आ रही है कंटिन्यूअसली। तो वो है एक प्रॉब्लम, लेकिन उसकी वजह से ग्रोथ पे कोई असर अभी तक तो देखने को नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, ग्रोथ प्रभावित नहीं होगी, इतनी चिंता की बात नहीं है, सब्सक्राइब की रेटिंग है। अब मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। आईपीओ में हमेशा उम्मीदें बहुत ऊपर होती हैं, मतलब 15-20% लोग मानते भी नहीं कि अच्छा कुछ उनको गेन हुए। हालांकि 15-20% भी अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, हफ्ते 10 दिन में बहुत होते हैं, मतलब बहुत। लेकिन फिर भी हम उम्मीदों का क्या करें। आशा जी, किस तरह के लिस्टिंग गेन की उम्मीद करनी चाहिए, और लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है, या फिर आपको बिजनेस इतना सॉलिड दिख रहा है कि लंबी अवधि तक भी रखें तो ठीक रहेगा ये? देखिए बिल्कुल, ये जो आईपीओ की रेटिंग हम दे रहे हैं सब्सक्राइब की, वो लिस्टिंग गेन के लिए भी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी है। अब कितना लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, देखिए मार्केट बहुत खराब है। अब किस तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे बनता है, वो काफी अहम रोल पैदा कर रहेगा। आगे जाते हुए लिस्टिंग्स किस तरह से होंगी। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड्स को भी अगर आप देखें, और यूएसए में बुधवार को अभी वापस से बैठक है फेड की, देखते हैं वहां पे। वैसे तो माना यही जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगी, लेकिन वहां से क्या निकल के आता है वो भी मार्केट एक दिशा वहां से भी निर्धारित करेंगे। तो बस एक मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं, लेकिन बड़ी-बड़ी उम्मीदें ना रखें। बड़ी उम्मीदें तभी रखनी चाहिए जब मार्केट भी बढ़िया मूड और माहौल में हो, जो कि अभी के आज के दिन जिस दिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं है। आगे जाते हुए कोई भी इस चीज को गेज नहीं कर सकता है। तो लिस्टिंग गेन होंगे, डिसेंट लिस्टिंग गेन, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 5% का भी होता है और
जब हम लोगों से बात करते हैं, इनफैक्ट हम जब हमारे क्लाइंट से भी बात करते हैं, तो वो एक ही बात पे ज़्यादा यहाँ पे जोर देते हैं अभिषेक जी, कि डिस्काउंट में नहीं लिस्टिंग हुई, वहाँ पे भी वो खुश है, बस डिस्काउंट नहीं दिखना चाहिए स्क्रीन पे। तो वो चीज़ के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर बोल सकती हूँ कि लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। बहुत बड़े होंगे कि नहीं होंगे, वो मार्केट के मूड और माहौल पे डिपेंड करेगा, लेकिन थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन होने चाहिए। डिस्काउंट लिस्टिंग के यहाँ पे चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे लगाने के पूरे हैं, पर एक्सपेक्टेशंस को भी कम रखें, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें और छोटे लिस्टिंग गेन के लिए, छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि के लिए बिल्कुल लगाने की राय रहेगी। बहुत तोड़-फोड़ लिस्टिंग की उम्मीद नहीं है, लेकिन डिसेंट लिस्टिंग गेन की आप उम्मीद कर सकते हैं। आस्था जी, एक आखिरी सवाल। अब चूंकि जिन सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है, ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनके पेयर्स मौजूद हैं, कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं। तो अगर किसी को ग्रोथ की अगर सोचनी हो यहाँ से, कंपनी के बारे में अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, तो भी आपको सेलो वर्ल्ड ही पसंद है या फिर ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, सेकेंडरी मार्केट में कुछ आकर्षक मौके हैं या फिर आईपीओ के साथ जाएंगे आप? देखिए, क्योंकि जब हमने इनका वैल्यूएशन देखा और जो पी मल्टीपल पे ला रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो लिस्टेड पेयर्स हैं, उनके वैल्यूएशंस थोड़े-से ज़्यादा हैं। तो अभी जिस तरह का माहौल है, यहाँ पे वैल्यूएशंस को थोड़ा-सा ज़रूर मद्देनज़र भी रखना चाहिए और उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाल-फिलहाल में जितनी भी कंपनियाँ हैं, क्योंकि बोरोसिल भी इसी में है। अब अगर मैं बोरोसिल की बात करूँ, तो यहाँ पे पी मल्टीपल 50 का आता है। उसके अलावा मैं दूसरे ला ओपाला की बात करूँ, तो वहाँ पे भी इतने ही पी मल्टीपल पे है। कोकोयो कैमलिन जिसकी कि आपने भी चर्चा की थी, वो तो और भी अच्छे खासे पी मल्टीपल पे है 57 के। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पेयर्स के पी मल्टीपल इनसे ज़्यादा है, वैल्यूएशन इनसे ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि ये आईपीओ के साथ जाना अभी तो माहौल के हिसाब से यही समझ पड़ता है कि इसी के साथ जाया जाए और अभी तो मैं आईपीओ में ही लगाने की सलाह दूँगी। सब्सक्राइब करने की रेटिंग है हमारी तरफ से डिसेंट लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस आईपीओ को। डिसेंट लिस्टिंग गेन, कंपनी अच्छी है। ओएफएस वाला चूंकि कंपोनेंट पूरा 100% है, थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से आकर्षक है, कारोबार भी है सॉलिड, पैन इंडिया प्रेजेंस है, कंपनी को लेकर कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। बहुत बढ़िया, ये राय निकल के आई है आस्था जी की तरफ से। चलिए आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इस आईपीओ पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, फाइनेंशियल्स को डिस्कस करने के लिए और जो रिस्क एसोसिएटेड हैं उनको भी हाईलाइट करने के लिए। एक छोटा सा